नमस्कार, अभिनंदन। हाँ तो बच्चों, तैयार हैं ना आप सभी आज की इस कक्षा में कुछ नया सीखने के लिए? बहुत सुंदर आप सभी तैयार हैं, मुझे पता है। और क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, मेरे नन्हे मुन्ने होनहार बच्चे। तो बेटे, सबसे पहले आप लोग ध्यान से इस चित्र को देखो और आपको क्या लगता है कि यह किसका चित्र है? थोड़ी सी कल्पना करें कि इस चित्र में आपको कुछ दिखाई दे रहा है, एक बूंद सी दिखाई दे रही है। जी हाँ, इस चित्र में हैं बादल। और बादल क्या लेकर आते हैं? बादल वर्षा लेकर आते हैं। वर्षा, वर्षा की बूंदें, है ना? और ये बूंदें हमारी धरती को हरा भरा कर देती हैं। इन बूंदों की हम लोग प्रतीक्षा करते हैं, हम इसमें खेलते हैं। कागज, जब वर्षा का पानी भर जाता है उसमें कागज की नाव चलाते हैं, है ना? और वर्षा होने के बाद जो मौसम होता है वह भी बहुत सुहाना होता है। लेकिन आपको पता है, बादलों से जो वर्षा होती है उसमें मुख्य चीज क्या होती है? जी हाँ, बूंद। एक एक बूंद से वर्षा बनती है। इतनी सारी बूंदें जब एक साथ गिरती हैं तब हम उसे वर्षा कहते हैं। लेकिन प्रत्येक बूंद का एक अपना गंतव्य होता है। कोई बूंद कहीं खेत में गिरती है, कोई बूंद किसी की घर पर गिरती है, कोई बूंद फूलों पर गिरती है, कोई बूंद मंदिर में गिरती है। तो सोचो, यदि बूंद सोच सकती, जैसे हम और आप सोचते हैं कि यदि बूंद सोच सकती तो वह घर से निकलते हुए, उसका घर क्या है? बादल। तो वह अपने घर से निकलते हुए क्या क्या बातें सोचती? चलिए, आज ऐसी ही एक बूंद की कहानी इस कविता के माध्यम से हम पढ़ेंगे, जो जब अपने घर अर्थात बादलों की गोंद से निकलती है तो वह क्या क्या सोचती है। बच्चों, हम सभी सोचते हैं कि उसकी जो किस्मत है वह उसकी मेहनत या श्रम पर निर्भर करती है, या उसके भाग्य में जो लिखा है वही होता है। लेकिन जब तक व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए कदम नहीं उठाता तब तक, कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य का भाग्य उसकी किस्मत पर नहीं बल्कि उसकी मेहनत और श्रम पर निर्भर करता है। और आज की हमारी यह कविता एक बूंद जो है वो क्या समझाती है, आइए समझते हैं। ओके, चलिए। ज्यों निकल कर बादलों की गोद से, थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़ कर मैं यूं कड़ी। जी हाँ, अब जैसे ही इन पंक्तियों का भाव समझिए कि जैसे ही एक बूंद बादलों की गोद से निकली तो वह कुछ दूर ही गई थी, अर्थात धरती पर आने के लिए जैसे ही वह घर से निकली थोड़ी दूर ही बढ़ी तो अपने मन में सोचने लगी बार बार कि कड़ी कहते हैं निकलना, कि आज मैं अपने घर को छोड़कर क्यों चली हूँ, क्यों बाहर आई हूँ। दैव मेरे भाग्य में है क्या बता। दैव अर्थात ईश्वर, कि हे ईश्वर मेरे भाग्य में क्या लिखा है। बदा कहते हैं लिखना, कि हे ईश्वर मेरे भाग्य में क्या लिखा है। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, या चूप पड़ूंगी कमल के फूल में। वह ईश्वर से पूछती है, सोचती है कि हे देव मेरे भाग्य में क्या लिखा है। आज मैं बचूंगी या धूल में गिरकर मर जाऊंगी, अर्थात मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आपने देखा होगा कि धूल में अगर एक बूंद का आप डाल दो तो वो दिखाई ही नहीं देती है ना? तो वो सोच रही है कि मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी या किसी अंगारे पर जाकर गिरूंगी।
और फिर जल जाऊंगी। क्योंकि अंगारे पर जब आप गर्म चीज़ पर आप पानी डालते हैं तो वाष्प बनकर उड़ जाता है ना। तो वो कह रही है कि मैं अंगारे पर गिरकर जलूंगी, या चूप पड़ूंगी कमल के फूल में, या फिर मैं कमल के फूल के ऊपर गिरूंगी। उसका सोचना देखिए। वो कह रही है कि हे देव, मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी, जल जाऊंगी, या फिर किसी अंगारे पर गिरकर जल जाऊंगी, या फिर कमल के फूल में गिर जाऊंगी। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समंदर और आई अनमनी। कि अचानक ही हवा चलने लगी। आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो हवा भी चलती है ना। तो अचानक से उस समय एक हवा चल पड़ी, और जो बूंद सीधी जा रही थी वह हवा के रुख से समुद्र की ओर बढ़ चली। अनमनी बिना मन के, कि हवा के दबाव से वह बिना मन के समुद्र की ओर चल पड़ी। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। और सुंदर, आपको पता है समुद्र में जो सीप होते हैं, अगर उनमें पानी की जो बूंद होती है वो अगर गिर जाती है तो वह मोती बन जाती है। तो वही यहाँ पर कहा है कि हवा के दबाव से बहकर जब वह समुद्र की ओर चल पड़ी तो उसका मन नहीं था कि वह उधर जाए, लेकिन उसे जाना पड़ा। और वहाँ पर एक सुंदर से सीप का जो मुंह था वह खुला हुआ था, और वह उसमें गिर गई, और गिरते ही मोती बन गई। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। अब यहाँ बताया गया है कि जब लोगों को घर छोड़ना पड़ता है, अर्थात किसी काम से, पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए, या आगे बढ़ने के लिए उन्हें घर छोड़ना पड़ता है, कहीं और जाना पड़ता है, तो लोगों के मन में बहुत सारी झिझक होती है। वो सोचते हैं पता नहीं वहाँ जाकर क्या होगा, कैसा होगा, कैसे लोग मिलेंगे, कैसे क्या होगा, कैसे हम रहेंगे, कैसे घर वालों के बिना हम रहेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें वो सोचते हैं, है ना। तो वही बात यहाँ कही है कि लोग यूं ही सोचते हैं, झिझकते हैं जब उन्हें घर छोड़ना पड़ता है, लेकिन कई बार घर को छोड़ना उन्हें कुछ और ही बना देता है, कुछ और ही उन्हें मार्ग सुझा देता है, जिससे वो उस बूंद की भांति मोती बन जाते हैं। इसलिए अपने कर्मठता के सहारे, अपनी मेहनत के सहारे हमें आगे बढ़ना चाहिए और कभी भी नहीं रुकना चाहिए। इस कविता को लिखते हुए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हमें केवल मेहनत कर, श्रम कर आगे बढ़ने का संदेश देते हैं, ना कि सोचने का और झिझकने का। हमें कभी भी अपने मार्ग से डरना नहीं चाहिए। अब उम्मीद करती हूँ यह कविता आपको समझ आ गई होगी। आप इस कविता को कम से कम 2-3 बार सुनेंगे तो यह आपको याद भी हो जाएगी, और आप इसके भाव को भी समझ पाएंगे। अब हम गृह कार्य के अंतर्गत इसके कम से कम 10 कठिन शब्द लिखेंगे और इन शब्द अर्थों को भी लिखेंगे। पहला शब्द है अनमनी, अर्थात बिना मन के। दूसरा है कढ़ी, अर्थात निकली। लौ, अर्थात समान, की तरह। और झिझकना, अर्थात हिचकना। इन शब्दार्थों को और कठिन शब्दों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। बच्चों, आपको प्रत्येक पाठ के लिए एक विशेष पैटर्न को फॉलो करना है। जैसे जब भी आप कोई नया पाठ शुरू करते हैं तो सबसे पहले उस पाठ के कठिन शब्द लिखेंगे, फिर शब्दार्थ लिखेंगे, और फिर प्रश्न उत्तर करेंगे। अभ्यास कार्य हम अपनी पुस्तक में ही करेंगे। अब तो आप सभी के पास आपकी नोटबुक्स भी हैं, उत्तर पुस्तिकाएं भी हैं और किताबें भी हैं। तो आप अपना कार्य समय से पूर्ण करें, क्योंकि सफलता केवल समय पर कार्य करने वालों को ही मिलती है।
इसलिए बड़े सुंदर तरीके से आप अपना काम भी करेंगे और उसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। ठीक है, अब कल हम इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। आप उसके लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।